बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं। एबीएन न्यूज़ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। लगभग 1 महीना 20 दिन के इंतज़ार के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी अदालत से फ़ैसला सुनाया गया है और वो फ़ैसला जिसका सबको इंतज़ार था। अब इस फैसले में किस किस्म की गुंजाइश छोड़ी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कहाँ उनकी आइन की खिलाफ वर्जी को बज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी कहकर उसकी निशानदही की गई है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और फिर सबसे अहम और चुभता हुआ सवाल जो पाकिस्तान के बहुत से लोगों के जहनों में है कि एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उसने ये जुर्रत कर दी थी, उसने ये पूछ लिया था जो हुकूमत के डिक्लेयर्ड विनर MNAs थे इस्लामाबाद से, तीनों के तीन, कि आप अपने फॉर्म 45 तो ज़रा सामने रखें, फॉर्म 45 ओरिजिनल सामने रखें, ताकि हम देखें इस इंतखाबी उज़रदारी को सुनते हुए कि आप इलेक्शन दुरुस्त तरीके से जीते हैं या नहीं। उनसे एफिडेविट मांगा था और फिर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुआ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। अब इस फैसले में और इसके इम्पैक्ट नतीजतन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और उनके ट्रिब्यूनल का क्या मुस्तकबिल होगा, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पहले तो इब्राहिम अब्बासी साहब मुझे ये बताएं कि जो 44 सफ़ात का फ़ैसला है उसके ज़रा मेन पॉइंट्स सामने रख दें, ताकि हमें ज़रा पता चले कि ये एक तो फ़ैसला क्या आया है, और फिर हम इसकी जुज़ियात पर बात करेंगे जो सवालात मैंने अपने इंट्रो में छोड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। सबसे पहले तो इस फैसले के अंदर ये चीज़ वाज़े कर दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं की जो दरख्वास्त थी कि इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है सेक्शन 151 इलेक्शन एक्ट के ज़रिए कि वो ट्रिब्यूनल तब्दील कर सकता है, इस इख्तियार को जो है वो बरकरार रखा है। उस फैसले में कहा गया कि यानी PTI के तीनों MNAs की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है और ये सेक्शन 151 जो है ये इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को, वो ट्रिब्यूनल की जो है वो किसी दरख्वास्त के जरिए तब्दील करे या फिर अपनी मर्जी से सो मोटो नोटिस लेकर इस मामले को तब्दील कर सकता है। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट इस फैसले के अंदर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अगर कोई फैसला करेगा वो मुतलका जो फ़रीक़ैन है उनको सुने बगैर फैसला नहीं कर सकता, तमाम फ़रीक़ैन को बराबर मौका देगा, उसके बाद फैसला करेगा। इस फैसले के अंदर मेन चीज़ ये हाईलाइट की गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसला करने में जल्दबाजी की है और जो आर्टिकल 10A की जो है वो उसने खिलाफ वर्जी की है। आइन के आर्टिकल 10A जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसकी बज़ाहिर कहा यह गया है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी किया। तो एक तरफ तो आप आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं, तो फिर जिसने आइन की खिलाफ वर्जी की हो उसको रेप्रीमांड करने, पनिश करने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक इंतहाई अहम मौका फराहम किया है, वो क्या किया है? बिल्कुल। अब जो मौके की अगर हम बात करें तो बाकी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट जो है वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो जिस बुनियाद के ऊपर ये फैसला दिया उसमें फैसले के अंदर ये लिखा है आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि सिर्फ कानून की गलत तशरीह, समात की तारीख न देना या दरख्वास्तों को मुस्तरद कर देना जानबदारी का जो है मिसाल नहीं है। अलबत्ता जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है इसके अंदर जो है वो कोताहियाँ मौजूद हैं। अब जिस तरह आपने बात की कि रास्ता क्या है, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद जो चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसमें ये कहा गया था कि सेक्शन 151 जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ट्रिब्यूनल को तब्दील कर सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है। लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, एक जस्टिस थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। इनको हटाने के लिए जब अगर एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मशावरत करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया, जब तक वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं करेगा तब तक उसको इलेक्शन कमीशन तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि जो किसी भी सिटिंग जज को या किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को तकर्री और तबादले वाला जो मामला है, एक तो आइन के अंदर इजाज़त नहीं है कि एक हाई कोर्ट के जज को उठा के किसी दूसरी हाई कोर्ट में भेजा जाए और जो सिटिंग जज है उसको सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अलावा किसी कोई और अथॉरिटी जो है वो उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही आर्टिकल 209 के तहत उसको सुन सकती है और उसके खिलाफ अगर कोई रेफरेंस चला जाता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इस मामले को टेकअप करने के बाद वो फैसला करेगी कि जो जज था उसका कंडक्ट दुरुस्त था या गलत था, वो नौकरी पर रहेगा या नहीं रहेगा, ये वाला मामला था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है सेक्शन 151 का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बजाते खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है
एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो किसी भी जुडिशियल साइड के किसी अफसर को या जुडिशियल साइड की जो उसके पास अथॉरिटी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। उस मतलब फैसले के अंदर ये चीज़ लिखी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अदालती अदालत नहीं है, एक कमीशन है, वो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मौजूद है, लेकिन वो एक नीम अदालती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कई मकामात की वजह से, मकामात के ऊपर या कई वजूहात के ऊपर वो इस तरह के फैसले कर सकता है। इस वजह से उसको कहीं ना कहीं आप नीम अदालत जो है वो तस्वर कर सकते हैं। और इसके बाद जो आज का जो फैसला आया है, इसके बाद ये जिस तरह मैंने पहले भी आपको ईसा भाई कहा, ये बुनियादी तौर पर होम्योपैथिक है। अब मामला ये है कि अब मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अब जो यानी मैं समराइज कर दूं ताकि उसके बाद में इब्राहीम अब्बासी यहाँ से कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आर्टिकल्स, टर्म्स और वो इस्तेमाल हुई हैं। ज़रा सिंपलीफाई करके बता देते हैं। इलेक्शन होता है 8 फरवरी को। जब भी इलेक्शन हो पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक ये कहा गया है कि जो इलेक्शंस में उज़रदारियाँ हैं, यानी कि आपके एतराज़ात हैं या किसी भी कैंडिडेट की शिकायत हैं कि मेरे साथ इलेक्शन में धांधली हो गई है, या फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक फॉर्म 47 नहीं जारी किया गया, फॉर्म 46 जो है वो गलत जारी किया गया है, मेरी जीत बनती थी, या ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए, डब्बे दोबारा खुलने चाहिए। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल जो है वो सुनता है, आइन और कानून के तहत वो ट्रिब्यूनल बनता है। और हैरानकुन तौर पर जैसे ही ये ट्रिब्यूनल बने, उसमें कानून उस वक्त ये मौजूद था कि जो सिटिंग जज है किसी भी हाई कोर्ट का, उस सिटिंग जज पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेशन करके, मशावरत करके कंसर्न चीफ जस्टिस से ट्रिब्यूनल बनाएगा। इन दिस केस इस्लामाबाद में, बाकी बात नहीं करता ताकि तफसील बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत करके जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल बन गया। वो ट्रिब्यूनल बनते ही तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कुछ चीज़ें मांग ली। उन्होंने कहा कि अपने फॉर्म 45 सामने रखें, अपना बयान हल्फी सामने रखें और अपना बेस्ट एविडेंस सामने रखें, और अगर इसमें कहीं गलत बयानी होती है तो उस सूरत में आपको जेल भेजा जा सकता है, आपको जुर्माना किया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो एविडेंस और ये चीज़ें मांगी थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और फिर ये कहा था कि हम इनका फॉरेंसिक करवाएंगे, हम ऑडिट करवाएंगे, और फॉरेंसिक भी लोकल और बाहर से करवाना पड़ा, बाहर से करवाएंगे, और किसी का बयान हल्फी गलत साबित हुआ तो फिर उसको जेल जाना पड़ सकता है। इस बात की बुनियाद के ऊपर पहले तो लीगी MNAs खुरम नवाज़, राजा खुरम नवाज़, उसके अलावा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, और तीसरे जो हैं वो अंजुम अकील साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि माए बाप जान छुड़ाएं, ये तो हमारे से फॉर्म 45 मांग रहे हैं। जैसे ही जस्टिस जहांगीरी ये सब कुछ करते हुए नजर आए तो कुछ हैरानकुन डेवलपमेंट्स शुरू हो गए। वो डेवलपमेंट्स ये थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, पता चला कि उनकी डिग्री जो है वो निकल आती है कि वो जाली डिग्री है, उनके खिलाफ रेफरेंस चला जाता है। ये वही जस्टिस जहांगीरी हैं जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमें हरासा किया जा रहा है, मनपसंद फैसले लेने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हीं के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए थे, उसका तस्करा किया गया था। फिर इन्हीं के खिलाफ इनके बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और इस किस्म की चीज़ें वो पब्लिक होना शुरू हो जाती हैं और एक बड़ा माहौल इनके खिलाफ बन जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये 3 MNAs जाकर कहते हैं कि हमारे से जो जज साहब हैं जिनको ट्रिब्यूनल तैनात किया गया है, उन्होंने अकरबा परवरी का जो है वो की है, और उन्होंने बाइस्डनेस शो की है, वो जानिबदारी दिखा रहे हैं। चट मंगनी पट ब्याह के मिसदाक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जल्दबाजी में इस सारे मामले को कंक्लूड करता है, इनके एतराज़ात को कबूल करता है, तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल ख़त्म करके एक नया ट्रिब्यूनल तश्कील दे देता है। और इस दौरान वारदात ये होती है कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और बाद में कानून साजी के ज़रिए एक नया कानून बना देती है कि ट्रिब्यूनल जो है वो रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल भी लग सकता है। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तान का कानून ये था कि एक सर्विंग जज जो है सिर्फ वही ट्रिब्यूनल तैनात हो सकता है। तो गोया मुबैना चोरी जब हुई तो उसका कानून ये था कि एक सर्विंग जज जो है वो इसको सुन सकता है, और जिस वक्त बारी आई कि अब इसके ऊपर फैसला करना है तो हुकूमत वक्त ने, जिस पर ये इल्ज़ाम है कि आप फॉर्म 47 से हुकूमत बनाकर बैठे हैं, आप कौमी असम्बली में पहुँचे, उन्होंने ही कानून ये बना दिया कि अब हमारी मर्ज़ी का रिटायर्ड जज भी ये कर सकता है, और उसके लिए भी मुशावरत ख़त्म कर दी, कंसल्टेशन जो है वो ख़त्म कर दी। अब इसमें वारदात या अब यूँ समझे कि कहानी हैरानकुन और अजीब व गरीब ये हुई है कि इसी फैसले में जो केस था, इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये भी अप्रोच किया गया था, PTI के इन तीनों
फॉर्म 45 के क्लेम करने वाले MNAs ने कि आप जो लेजिस्लेशन की गई है, जो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून में तब्दीली की गई है कि एक रिटायर्ड जज जो है उसको भी ट्रिब्यूनल लगाया जा सकता है, इसको भी कलअदम करार दें। तो इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। तो गोया उन्होंने ये हक मान लिया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो अब रिटायर्ड भी लग सकता है और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि माजी में जाके इतलाक, अभी तो यानी कि ये बात तो तयशुदा है कि पार्लियामेंट ये कानून चेंज कर सकती है, पार्लियामेंट ये तय कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के बाद होने वाले फैसलों पर, इलेक्शंस पर, उज़रदारियों पर उसका इतलाक होगा या माजी में जो हो चुकी और अब उसकी उज़रदारी सुनते हुए दरमियान में पहुंच चुकी थी अदालत या ट्रिब्यूनल, अब आप उसको तब्दील करेंगे उस कानून के तहत जो इस तमाम प्रोसेस के बाद पास हुआ है। ये वो इंतहाई अहम सवालिया निशान है। अब अब्बासी साहब आप कंटिन्यू करें। देखिए, जिस तरह आपने बात की ना, ये आज क्योंकि स्पीकर की तरफ से भी लिखा गया खत चीफ इलेक्शन कमीशन को, उसमें ये लिखा गया है कि ये जो नया एक्ट बना है इसका इतलाक 2017 से होगा। ठीक हो गया, ये जो बात उन्होंने क्लियर कर दी। लेकिन मेरी कानूनी माहिरीन से जो बात हुई है वो ये कहते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। एक किस्म की मशावरत था, मशवरा दिया गया है स्पीकर असम्बली को मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशनर को। दूसरा, जो ट्रिब्यूनल वाला मामला उसमें अभी भी 2-3 चीज़ें लटक गई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो एक ट्रिब्यूनल बनाता है कि मिसाल के तौर पर स्कूरपराजा साहब बनाए थे, वो पिंडी डिवीजन के केसेस सुन रहे थे, इस्लामाबाद के भी उनको मुंतकिल कर दिया। इसके ऊपर भी PTI का एतराज़ था कि इस्लामाबाद के बने हुए ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के हल्कों को कोई दूसरे किसी सूबे का ट्रिब्यूनल जो है वो नहीं सुन सकता। अलबत्ता जो दूसरा जो मामला है वो ये है कि क्योंकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो फैसला करना है वो 6 माह में करना है, 6 माह का वक्त तो गुजर गया। वो अब ये मामला क्योंकि 2 महीने, तकरीबन 2 महीने, 1 महीना 20 दिन जो है इलेक्शन कमीशन का जब PTI की जो दरखास्तें थी, इसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रखा। 2 दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मुझे 2 दिन चाहिए। 29 जुलाई को उन्होंने फैसला जो है वो महफूज किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वेट फॉर ऑर्डर है, अगर कोई मजीद डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाना चाहता है तो वो जमा करवा दे। उसके बाद इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मांगी थी चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उस वक्त शोएब शाहीन साहब को चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं माजरत कहूँ, आपका पहला एक जो केस मेरे पास है उसका ऑर्डर जो है वो वेट होने के लिए रखें, 1-2 दिन में वो भी मैं सुना दूंगा। अलबत्ता वो फैसला फिर आज आया। अब इस आज आने वाले फैसले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सारा मामला उठा के कर दिया पिछले जुलाई में। वो इस क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा जो है वो इस मामले को देख के चले। अब वो ये है कि अब एक अभाम सा है कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहाल हुए या नहीं हुए। पूरे ऑर्डर में कहीं भी जिक्र नहीं है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्रिब्यूनल उसी तरीके से काम जारी रख सकता है या नहीं जारी रख सकता, या फिर वो है भी या नहीं। हाँ, अब ये हुआ। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा मसला हुकूमत वक्त का ये है कि जो ट्रिब्यूनल है, ये जो अभी इब्राहिम अब्बासी ने बात की कि हुकूमत ने कहा कि वो पिंडी वाले जो है वो भी सुन लें, कोई रिटायर्ड जो है वो भी सुन ले, उसकी वजह बुनियादी तौर पे जो अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वाक़याती शवाहिद से सामने आती है वो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद में ट्रिब्यूनल बनना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जज लेना है, या तो आमिर फारूक साहब, हुकूमत उनको ट्रस्ट करती है, या तो आमिर फारूक साहब जो है कहेंगे मैं ही हूँ ट्रिब्यूनल और मशावरत करके उन्हीं का नाम चला जाए और वो इन तीनों हल्कों की उज़रदारियाँ निपटाएं। अदरवाइज कुल मिला के 8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 7 जज बच जाते हैं। उसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने वो रुक्का साइन नहीं किया था। जो आखिरी 26 मार्च को जो सामने आया था, जो 6 जजेस का ख़त था, वो उन्होंने साइन नहीं किया। लेकिन जब आप उसको नीचे जाकर देखते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें एक ख़त ऐसा भी है जो उन्होंने साइन किया है। और फिर हमें ये बात बताई गई कि जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने फाइनली ये 6 जजेस वाले ख़त का हिस्सा ना बनने का फैसला इस वजह से किया था क्योंकि साइफर केस की अपील का फैसला उन्होंने सुनाना था। तो अगर वो इसका हिस्सा बन जाते तो गालिबन उनको लगता था कि शायद वो उसका फैसला उनका जो है साइफर केस का वो उसी तनाजुर में देखा जाएगा। लिहाजा जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो और उसके बाद के जितने भी जजेस हैं, एजाज इसहाक साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी हैं, बाबर सत्तार हैं, मोहसिन अख्तर कियानी हैं, समन रफत, ये जितने भी जजेस हैं ये तो वो ख़त लिखने वाले हैं। तो हुकूमत ये समझती है कि ये जो
ख़त लिखने वाले जज हैं, इन्हीं को काली भेड़ें कहा हुकूमत ने, इन्हीं को ज़मीर बिके हुए जज कहा, इन्हीं को लिंक्ड ज़मीरों वाले कहा, और यही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं जिनको कहा था कि आईनी हाथों से निपटेंगे, हम इनके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान में जो इस वक्त करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से ये तवक्को थी कि कोई रास्ता बन जाएगा, कोई निकल आएगा, कहीं कोई चीज़ इस तरह से चलेगी। लेकिन हुकूमत को मेरे ख्याल में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये फैसला बहुत सूट करता है। जिस तरीके से ये फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अब बड़ा आसान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वही जुलाई में जो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया था, समातें हुई थी, और समातें होने के बाद ये जो है वो ट्रिब्यूनल की तब्दीली और ये सब कुछ जून के महीने में कर दिया था, दायर हुई, 10 को फैसला कर दिया, फैसला कर दिया, और 7 तारीख को पता चला कि ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन भी हुआ था, वो बाद में पता चला प्राचा साहब वाला, तो वो उन्होंने तो पहले से किया हुआ था। तो अब वो दोबारा से इसको सुनेंगे, थोड़ा सा टाइम दे के सुनेंगे, और लगता नहीं है किसी भी जाविये से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मौका भी फराहम कर दिया है, तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ट्रिब्यूनल के हवाले से कम से कम मुझे ये लग रहा है कि ऐसा अब कोई इम्कान बाकी नहीं रहा कि ये ट्रिब्यूनल बाकी रहेगा। इस ट्रिब्यूनल को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, एक रिटायर्ड जज का ट्रिब्यूनल बन जाएगा, और फिर उस ट्रिब्यूनल ने क्या करना है या क्या नहीं करना वो मैं गैस नहीं करना चाहता, मैं जंप नहीं करना लेकिन चाहता। सुनने वालों को पता है क्या, लेकिन सबको पता है कि फिर उसके बाद लेकिन एक और चीज़ भी है क्या अच्छा भाई, अब देखें जो पहली वाली दरखास्त है, अब दरखास्त तो यही रहेंगी, क्योंकि मामला इस फैसले के अंदर ये लिखा है कि मामला उसी केस को, उस दरखास्तों को ज़ेर इल्तवा समझा जाए इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब जो दरखास्तें हैं उनका बुनियादी मतन ही यही है कि ये 22 ने ठीक हो गया, ये जल्दी में फैसले कर रहे हैं, ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, एक तो ये है। अगर उस मजीद ग्राउंड को मजबूत बनाकर अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है ना, उसके लिए बेहतरीन तरीका कार ये है कि किसी और जो उम्मीदवार जिसने इलेक्शन लड़ा है ना, वो इलेक्शन कमीशन में आके दरखास्त दायर कर दे, वो स्ट्रांग ग्राउंड दे दे, इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। दूसरा, जिस तरह आपने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की बात की, जिस वक्त टेरियान केस का फैसला आया, उस वक्त के जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उस वक्त भी इन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें मियां गुल साहब भी शामिल थे। उस सारे मामले के अंदर ये जाके चीफ जस्टिस साहब से मिले थे, और हुकूमत को प्रैक्टिकली इन 7 जजों में से कोई जज सूट नहीं करता। हाँ, ये भी है। लेकिन एक और चीज़ भी है, क्योंकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, क्योंकि ये जिस तरह जजेस के खिलाफ मुहिम चली है, ये जिस वक्त जहांगीरी साहब वाले मामले के ऊपर जिस वक्त केसेस की लार्जर बेंच समाअत कर रहा था, वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा था अटॉर्नी जनरल साहब को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को, कि ना अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन आया है, ना हुकूमत की तरफ से आया है, ना वज़ीर कानून, ना वजारत कानून की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आया जिससे ये वाज़ेह होता हो कि आप जजेस के साथ खड़े या जजेस के खिलाफ चलने वाली मुहिम की आप मजम्मत करते हैं। एक किस्म की उन्होंने गिला किया था कि हुकूमत की साइड पे खड़ी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को अंदाजा हो गया था कि हुकूमत जो है वो क्या करे, जजेस को साफ पता है कि वो कह रहा है, असल में कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और ये जो सारा मामला है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ये 6 जजेस खत वाला, आपको मैं एक और बात बता दूँ, आज से कोई 1-1.5 माह पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ पे जो सारे मामलात को डिस्कस किया गया, बाबर सत्तार साहब वाला मामला था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब वाला मामला था। वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी जाके उन 6 जजेस के साथ मिल गए कि भैया इनके साथ खड़ो, अदलिया के खिलाफ कोई बात काबिल कबूल नहीं है, अगर जज के खिलाफ कोई तरह मुहिम चलेगी तो हम जज के साथ खड़े रहेंगे, अदलिया की आज़ादी के लिए हमने एक साथ खड़े होना। तो बहरहाल जी, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। जो कुछ मारा मारी चल रही है इस वक्त अदालती मंजरनामे पर, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और फिर सियासी मंजरनामे पर, उसमें आप इस मामले से जुड़ी हुई खबरें आने वाले दिनों में देखेंगे। कुछ प्रेडिक्शंस मैंने कर दी हैं, और उम्मीद ये है कि मेरी प्रेडिक्शंस दुरुस्त साबित ना हो, लेकिन लगता यही है कि उसी तरीके से होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।